नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची फाइनल कर ली है। आज सुबह 10:30 बजे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। कल देर शाम को हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग 50 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, जेपी नड्डा समेत जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता शामिल। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने वाली है। सुबह 10 बजे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 में से 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों पर मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का प्लान है। जम्मू क्षेत्र 43 में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन के बाद पहली परिस्थिति और बदले समीकरण की वजह से कुछ पुराने चेहरों का टिकट भी कट सकता है। कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी खुद जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे। पीएम कश्मीर में 1 से 2 रैली करेंगे, जबकि जम्मू में 8 से 10 रैली की योजना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरण में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। 29 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक होगी, जिसमें बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। 2014 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य रहते हुए भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। राज्य में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी कहीं कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गए हैं। राजनीतिक सफर में नए साथी की तलाश में चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी से मिलने के लिए रात में कोलकाता के एक पार्क होटल में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक चंपाई सोरेन इंडिगो विमान से दिल्ली भी आ रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ अन्य नेताओं से भी मिलने का प्लान है। चंपाई सोरेन ने अपने पिछले दिल्ली दौरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का ऐलान किया था। हालांकि बीजेपी के साथ उनकी बात बनी नहीं। अब एक बार फिर उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सनातन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मथुरा में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताया। उन्होंने कहा कि सनातन मानवता का धर्म है और अगर इस पर हमला हुआ तो विनाश होगा और दुनिया भर में मानवता के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इसके साथ ही योगी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। सौभाग्य है कि जब हम यहां की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस भूमि के प्रति लोगों के मन में अथाह आकर्षण है और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मामले पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नए पेंशन स्कीम के मुद्दे पर जहां कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही, तो वहीं बीजेपी नेता इस स्कीम को जनहित में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कर्मचारियों से पैसे लेके कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना बनाना, जो पुरानी पेंशन योजना थी
वो सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, ये सवाल है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई तब से जो बनियागिरी शुरू है, किसानों से भी उनने वही काम किया, गरीबों से और मध्यम वर्गीयों से भी वही काम किया, कर्मचारियों से भी वही काम कर रहे हैं। और इसलिए पुरानी पेंशन का जो स्कीम था वही लागू करना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में, याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी जो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है और केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। शिंदे सरकार दिवाली से पहले महाराष्ट्र के कर्मचारियों को यह तोहफा देने वाली है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई। राहुल गांधी पर बीएसपी भी आक्रामक है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी भी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। तो मायावती ने राहुल पर निशाना साधा तो फिर बीजेपी का पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जब समाजवादी पार्टी के लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे, जब उनकी हत्या का प्रयास हो रहा था, तो उनकी जान बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने किया था। तो इसलिए जो लोग आज बहन जी के बड़े हमदर्द बन रहे हैं, वो समय अपना याद कर लें कि क्या करना चाहते थे और बहन जी का सम्मान किसने किया। और आज भी बहन जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और अपमान करने का काम अगर कोई करता है तो यही विपक्ष के लोग करते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में चार्ज में जुटे सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 15 डॉक्टर्स के ठिकानों पर छापा मारा। संदीप घोष के घर सीबीआई की 2 टीमें पहुंची। 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन और पूछताछ चला। रात को जब सीबीआई संदीप घोष के घर से निकली तो लोगों ने संदीप घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए। मीडिया के सवालों के जवाब में एक सीबीआई अधिकारी ने कहा कि रेप मर्डर केस की जांच में बहुत कुछ मिला है। कोलकाता की बेलेघाटा में संदीप घोष की ये जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान के अंदर पिछले 12 घंटे से पूछताछ की गई। डॉक्टर संदीप घोष जो कि आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व अध्यक्ष है, उनके घर आज जो घोटाला के केस में, भ्रष्टाचार के केस में आज सुबह से उनको पूछताछ की जा रही थी। सीबीआई टीम दो अलग अलग सीबीआई टीम यहाँ आने के बाद संदीप घोष को दिन भर आज पूछताछ की गई। उनके जो घर है, उनके जो मकान है बेलेघाट एरिया पे, इस घर के अंदर सर्च ऑपरेशन की गई पूरे 12 घंटे से। और इस वक्त हम लोग देख सकते हैं सीबीआई की दोनों टीम अभी निकल रही है। एक टीम निकल गई है ऑलरेडी और दूसरा टीम जो पीछे है निकल रही है सीआरपीएफ के साथ साथ। सीबीआई के हाथ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके घर से, डॉक्टर संदीप घोष के घर से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद की गई सीबीआई की तरफ से। लेकिन संदीप घोष बाहर निकलने के बाद ये दरवाजा खुला। आज सुबह हम लोग ने देखा कि सीबीआई की टीम यहाँ आने के बाद उन लोगों को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 1 घंटा बाद संदीप घोष बाहर निकल के आया और ये दरवाजा खुल के सीबीआई टीम को अंदर लेकर गया। इस वक्त 8:30 बजे हम लोग देख सकते हैं फिर से संदीप घोष बाहर निकल के आया और जो टीम सीबीआई टीम निकल गई, इनके बाद
फिर से वापस चले गए संदीप घोष। लेकिन जब वो बाहर आए थे, संदीप घोष को देखते ही बाहर जो जनता खड़ी है वो जनता संदीप घोष को देखते ही चोर चोर स्लोगन देने लगा। लेकिन जो सीआरपीएफ है वो सीआरपीएफ की तैनाती पहले से थी और कोलकाता पुलिस भी यहाँ काफी संख्या में तैनात की गई ताकि कोई यहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो सके, कोई दिक्कत ना हो सके। पेरिस ओलंपिक में एथलीट विनेश फोगाट भले ही मेडल से महरूम रह गए हो, लेकिन उनका ये सपना हरियाणा की खाप पंचायत ने पूरा कर दिया। हरियाणा में विनेश फोगाट का शानदार स्वागत हुआ। रोहतक में खाप पंचायत ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया और ये पहला मौका है जब किसी को खाप पंचायत ने गोल्ड मेडल दिया हो। इस सम्मान समारोह में विभिन्न खापों के प्रतिनिधि शामिल हुए और विनेश को उनके जन्मदिन पर यह खास सम्मान दिया गया। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहले धीरे धीरे मलबा दरकना शुरू हुआ, फिर पूरा का पूरा पहाड़ गिरकर सड़क पर आ गया। हालांकि ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। बार बार हुए भूस्खलन की वजह से ट्रैफिक को प्रयाग से सरकोट चमोली मार्ग पर डायवर्ट किया गया। वलसाड में भारी बारिश की वजह से औरंगा नदी में बाढ़ आ गए हैं। उफान मारती नदी में 2 लोग फंस गए। पानी के बहाव से बचने के लिए पेड़ का सहारा लोग लेते दिखाई दिए। एनडीआरएफ ने रस्सी की मदद से 2 लोगों को इस सैलाब के बीच में से सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के वलसाड में एक जीप चालक गंगा नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गया और पानी का बहाव इतना तेज था कि जीप अचानक पानी में हिलोरे खाने लगी। देखते देखते सैलाब के साथ बह गए। हालांकि रेलवे ब्रिज के ऊपर काम कर रहे मजदूरों ने रस्सी की मदद से जीप चालक को बचा लिया। दक्षिण गुजरात के नवसारी और डांग जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से डोंग और नवसारी जिले में प्रमुख नदी अंबिका, पूर्णा और कावेरी में लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से डांग जिले में 10 जबकि नवसारी जिले में 67 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। तमाम जगहों पर सड़कों के ऊपर से पानी बहता दिख रहा है। आसपास का पूरा इलाका जलमग्न है। लगभग 400 मकान पानी की जद में है। दक्षिण गुजरात के ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बारिश के बाद से उकाई डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम के लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी तापी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सूरत शहर के कोचवे के रास्ते में पानी आ गया है। वाहनों की आवाजाही रुक गई है। सूरत जिले के चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा में 8 इंच तक बारिश हुई है। एहतियातन वाटरफॉल को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके सत्य निकेतन में एक पब में फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके के कुछ लड़के यहां पर पब में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच में लड़कों का सीट को लेकर कैफे के मैनेजर से झगड़ा हुआ। लड़कों ने कैफे में हवाई फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने मौके से अहमद नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में मामूली विवाद में शुरू हुए झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया। 15 दिन पहले इलाके में रहने वाले मंगेश और फैजान शेख के बीच में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर बहस हुई। जैसे ही फैजान ने मंगेश की मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी की, दोनों के बीच में बहस और गाली गलौज हुई। बाद में गुस्साए मंगेश ने 20 अगस्त की दोपहर अपने 2 साथियों के साथ फैजान पर हमला बोला। आरोपी ने लोहे की रॉड से उसके चेहरे पर हमला किया। इस हमले में फैजान गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले का जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज किया गया है।